वालेकुम जी, मुझे कहते हैं फातिमा और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। एक बार फिर हम इस्लामाबाद स्टूडियोज से आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे जानेंगे बहुत सारी नई चीज़ें और आपको भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमें आज उनसे मिलने वाली है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होने वाला है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और जनाब, तारुफ कराऊंगी अपने आज के मेहमान का आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत नाम है। वैसे ही शोबा तिब से ताल्लुक़ हो तो इंसान जो है वो एक उसकी खिदमत का जज्बा बहुत बढ़ जाता है उसके अंदर। तो ऐसा ही है, हमारे आज की मेहमान शख्सियत भी अपने शोबे में बहुत माने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट में पायनियर हैं पाकिस्तान में। आप सितारा इम्तियाज़ जो है वो ले चुके हैं सदर पाकिस्तान से 2016 में। और इसी के साथ साथ जनाब आपका अवेयरनेस में बहुत हाथ है। तो मेरा ख्याल है कि अब सस्पेंस को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल डार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। जितना बड़ा इंसान का तारुफ होता जाता है उतनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ती जाती हैं। उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आज आपसे हेपेटाइटिस के बारे में, आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फील्ड के बारे में बात होने लगती है तो इंसान शायद अपनी ज़ात को कहीं पीछे छोड़ता चला जाता है। कैसे डॉक्टरी की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। मेरा ख्याल है जब आप स्टैंडर्ड मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो हमारे टाइम्स में तो आपके पास दो ही ऑप्शन होती थी, आइदर यू कैन बिकम एन इंजीनियर और यू कैन बिकम अ डॉक्टर। उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं तो आई ऑप्टेड फॉर प्री मेडिकल। उसके बाद मेरे एफएससी में नंबर बहुत अच्छे आ गए तो आई क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ द वेरी गुड मेडिकल कॉलेजेस एंड दैट इज हाउ द। तो डॉक्टर बनने के लिए लायक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल लायक होना। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं 4-5 सालों में और बहुत सारी दवाइयों के नाम याद करने पड़ते हैं। या दैट्स ट्रू, इट इज़ अ हार्ड वर्क। ये तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़माने की बात हो गई होगी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा बचपन का तड़का जो है वो रिवाइज किया जाए ताकि थोड़ी अच्छी लाइवली मेमोरीज जो हैं वो एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, फील्ड में आए हुए कितना साल हो गए? मैंने एज अ डॉक्टर ग्रेजुएट किया था 1996 में और उसके बाद फिर आप 1 साल की हाउस जॉब करते हैं। उसके बाद फिर मैंने जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन शुरू कर दी। उसके लिए तकरीबन आपको 4 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर ये 2003 में आई वाज क्वालिफाइड एज अ जनरल सर्जन, लेकिन मेरा ख्याल था कि मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और फिर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे 2-1 साल मैंने जनरल सर्जरी में जॉब की एंड देन आई थॉट ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाटिक सर्जरी एंड ट्रांसप्लांट। तो क्योंकि उन टाइम्स में पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट तो होता ही नहीं था, इसी तरह पैनक्रियाटिक सर्जरी भी बड़ी प्रिमिटिव फॉर्म में थी। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट और आई वाज वेरी लकी कि मुझे यूके में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल है विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाटिक सर्जरी। तो वहाँ पे मुझे फिर फेलोशिप मिल गई और आई स्टेड देयर फॉर 5 years और वहीं पे रहते हुए ये सारा कुछ सीखा। तो जब ये सीख लिया तो एट द एंड फिर आई हैड अ चॉइस कि या मैं वहीं पे रुक जाऊं और अपना रेस्ट ऑफ द कैरियर वहीं पे करूं। लेकिन बाय द टाइम मेरे बच्चे थे वो छोटे थे तो आई वांटेड कि ये बच्चे जो हैं एटलीस्ट द इनिशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ शुड बी इन पाकिस्तान। तो ये एक ड्राइव थी। सेकेंडली मेरी मेजर पार्ट ऑफ द बाकी फैमिली जो है वो भी पाकिस्तान में था और थर्डली आई थॉट कि पाकिस्तान में ये वाला एरिया ऑफ मेडिसिन इज़ अनएक्सप्लोर्ड। तो आई स्टैंड अ ह्यूज पोटेंशियल एज वेल कि अगर आप इतने बड़े मुल्क में ये वाली चीज़ स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो इट वाज रिस्की क्योंकि ये लिवर ट्रांसप्लांट, पैनक्रियाटिक सर्जरी और लिवर सर्जरी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है और पहले चूँकि ये चीज़ें होती नहीं थी तो देयर इज़ ऑलवेज अ फियर कि इनिशियल कुछ डिज़ास्टर से योर होल कैरियर कैन बी रैप्ड अप। लेकिन आई थॉट कि आई शुड गो बैक और फिर मैं 2011 जनवरी में वापस आ गया और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब 9-10 years डाउन द लाइन ना सिर्फ कि आई एट अ पर्सनल नोट वाज वेरी सक्सेसफुल बट आई वाज एबल टू ट्रेन लॉट ऑफ अदर डॉक्टर्स जो अब पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में
ये वाला जो एरिया ऑफ मेडिसिन है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट तो बहुत आगे की आई गेस बात है, शुरू तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस से होता है। कितनी ज़्यादा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में रेशो है हेपेटाइटिस की? देखिए, जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं ना, तो बाय एंड लार्ज हम हेपेटाइटिस बी और सी एक साइड पे हैं जो एक लिवर को स्लो डैमेज करते हैं और ओवर ईयर्स लिवर परमानेंटली डैमेज होकर सिकुड़ जाता है, और दूसरी साइड पे जो कॉमनेस्ट हेपेटाइटिस वायरस हैं उसमें हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि ज़्यादातर एक माइल्ड सी इलनेस करते हैं यंगस्टर्स में और ख़ुद ही ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं। तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं या उससे रिलेटेड जो साइंटिफिक नॉलेज है, और बाय एंड लार्ज जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी और ऑथेंटिक स्टडी है वो पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 2007 में की थी, जो एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी थी। तो ऑलमोस्ट 47-48,000 पेशेंट्स उस स्टडी में उन्होंने इंक्लूड किए, और ऑल द प्रोविंसेस उनमें से उन्होंने सैंपल सेलेक्ट किया। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रेफरेंस to give you the whole idea what is the state of affairs in Pakistan. So according to that study, 5% of the Pakistani population had hepatitis C, or 2.5% of the Pakistani population has hepatitis B. तो इन दोनों को अगर आप ग्रुप टुगेदर करें तो रफली 7 to 8% of the Pakistani population had hepatitis B or C, either alone or in combination. इसके अलावा बाकी जो लिवर की डिजीज़ हैं उनकी कोई ऐसी बड़ी स्टडीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं है कि जो आपको एक रेफरेंस दिया जा सके कि क्या प्रेवलेंस है बाकी लिवर डिजीज़ की इन पाकिस्तान। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी और सी को ही सिर्फ ले लें और आप इसको ट्रांसलेट करें ओवर 200 मिलियन पॉपुलेशन, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग बिटवीन 12 to 14 मिलियन पीपल हु हैज़ वायरल हेपेटाइटिस, जिसको हम कहते हैं। अब वायरल हेपेटाइटिस में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं, स्पेशली इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, एंड स्पेशली अबाउट हेपेटाइटिस सी, कि हेपेटाइटिस सी में द मेडिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैज़ बिकम रियली वेरी गुड। यू हैव गॉट अ वेरी कंप्लीटली इफेक्टिव है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में। पहले इंजेक्शन हुआ करते थे, अब शायद टैबलेट्स भी आती हैं। जी देखिए, जो हेपेटाइटिस सी है ना, वो तो इन मॉडर्न मेडिकेशन से completely eradicate किया जा सकता है, और by and large the success rate of these modern medications is more than 90%, which is actually very good. जो हेपेटाइटिस बी है उसकी जितनी भी अभी दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनसे आप हेपेटाइटिस बी को eradicate तो नहीं कर सकते। eradicate मीन आप एक ट्रीटमेंट देते हैं एंड वायरस इज कम्प्लीटली गॉन आउट ऑफ द बॉडी। हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी को सप्रेस कर सकती हैं, उसके जो आप टेस्ट करते हैं जिनको PCRs कहते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वायरस इन सम फॉर्म बॉडी में रहता है। तो फॉर हेपेटाइटिस बी यू नीड टू कंटिन्यू दीज मेडिकेशंस ताकि वायरस सप्रेस रहे। ऑल्दो हेपेटाइटिस सी जो है वो मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स एरेडिकेट हो जाता है। लेकिन दोबारा होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, ओवरऑल तो 10% चांस है ना कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ, उसने ट्रीटमेंट ली, 90% चांस है कि वो नेगेटिव हो जाएगा। मेरी फैमिली का एक पर्सनल केस है, हेपेटाइटिस सी हुआ और पेशेंट को इंजेक्शंस लगे, वो 72 इंजेक्शंस का कोई कोर्स हुआ करता था, और उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा से वायरस जो है वो एक्टिव हो गया। देखिए, उस वक्त वो जो इंजेक्शंस थे जिनको हम इंटरफेरॉन्स इंजेक्शंस कहते थे, दैट वाज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि 2011-12 से पहले तक दैट वाज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो उनमें जो ओवरऑल आपका सक्सेस रेट था वो तकरीबन 40% था, यानी इट वाज अ लो सक्सेस। सक्सेस से मुराद क्या होती है कि आपने हेपेटाइटिस का इलाज किया, उसके हेपेटाइटिस आपका नेगेटिव हो गया, और ट्रीटमेंट के 6 मंथ्स के बाद भी आपने टेस्ट किया तो भी हेपेटाइटिस का वायरस नेगेटिव था। इस चीज़ को दैट वाज द बेंचमार्क कि आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कहते किसको हैं, कि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर 6 मंथ्स तक वायरस नेगेटिव है तो यू कैन से कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। उसका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का रेट था वो सिर्फ 40% था विद इंटरफेरॉन्स।
और उसमें वो मेडिकेशन भी काफ़ी टफ होती थी। बहुत से लोग तो जो हैं वो एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दे बिकम सो वीक, उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता था और टॉलरेट ही नहीं कर पाते थे, तो उनको मेडिकेशन बंद करनी पड़ती थी। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट एक दफ़ा सक्सेसफुल हो गई और उसके बाद वायरस का जो वापस आना है, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं, वो रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद फिर एक और वैक्सीन आई थी शायद पेगासस के नाम से, वो 24 इंजेक्शंस होते थे। हाँ जी, वो भी इंटरफेरॉन की एक आप समझ लें कि ज़रा सुपीरियर वर्जन थी। उसमें ये था कि इंजेक्शंस का रादर दैन कि यू गेट 3 इंजेक्शंस पर वीक, आप वंस अ वीक इंजेक्शन लेते थे। उसका जो एफिकेसी रेट था वो स्टैंडर्ड इंटरफेरॉन से ज़्यादा बेहतर था और साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल भी उसका थोड़ा सा कम था। लेकिन अगेन उसमें भी जो सक्सेस रेट था दैट फॉल अराउंड 40 to 50%। तो ये जो मॉडर्न मेडिकेशन है, मतलब दे आर एक्चुअली वेरी गुड। अब अगर कोई आदमी ये ट्रीटमेंट ले चुका है तो क्या वो भी मॉडर्न मेडिकेशन दोबारा इसके बाद ले सकता है? इतनी कैपेसिटी होती है इंसान की बॉडी में वैक्सीन बर्दाश्त करने की? देखिए, डिपेंड करता है प्राइमरी पर्पस क्या है, कि आपकी बॉडी में वायरस है जो इवेंचुअली आपके लिवर को डैमेज करेगा। और ये हेपेटाइटिस जो है ये स्लो डैमेज करते हैं, मतलब वंस यू हैव गॉट अ वायरस तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स हों, तो स्लो डैमेज होता रहता है। लिवर चूँकि एक बहुत बड़ा आर्गन है और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी एक अमेजिंग कैपेसिटी रखी है रीजनरेट करने की, तो डैमेज होता है और डैमेज के बाद ये अपने आप को रिपेयर भी कर लेता है। तो ये सिलसिला तकरीबन 10 से 15 साल तक चलता रहता है और उसका एंड प्रोडक्ट ये निकलता है कि लिवर सिकुड़ जाता है, दानेदार बन जाता है, जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। अब सिरोसिस वाली जो स्टेज है ना, ये इरिवर्सिबल है। आप एक सिकुड़े हुए लिवर को वापस नॉर्मल नहीं बना सकते, बिकॉज दैट इज हाउ द नेचर हैज़ given the process to this virus and its ultimate end product. And then you have to move towards transplant. हाँ जी, वो उसके बाद आता है। तो अगर किसी का लिवर अभी ठीक है और उसको वायरल हेपेटाइटिस डायग्नोज हो जाता है, दैट मीन्स कि लिवर जनरली ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर आप इस टाइम के ऊपर आपको पता चल जाए, आप वायरस को मेडिकेशन से एरेडिकेट कर दें, तो देन देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपका ये लिवर हमेशा के लिए रिकग्नाइज ठीक रहेगा। बहुत से लोग ये होते थे कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही उस स्टेज पे चलता है, इवन हेपेटाइटिस का, जब उनका लिवर डैमेज होकर सिकुड़ चुका होता है। जब एक दफ़ा लिवर सिकुड़ गया, बेशक आपने मेडिकेशन ली और लेनी भी चाहिए, वायरस नेगेटिव भी हो गया, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आपको होता है, लेकिन आपका लिवर डज नॉट गो बैक टू नॉर्मल। तो जब लिवर एक दफ़ा सिकुड़ गया, उसके बाद उस सिकुड़े हुए लिवर की एक अपनी एक नेचुरल हिस्ट्री है, रिगार्डलेस कि आपने हेपेटाइटिस ख़त्म कर दिया या नहीं कर दिया। सिकुड़ा हुआ लिवर जो है उसमें देर इज़ अ 30% चांस कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या वो लिवर फेलियर की तरफ जाएगा या फिर उसमें लिवर कैंसर बन सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवर के डैमेज को अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइज कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि हमारे यहाँ फार फ्लंग एरियाज में अभी भी ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आपके पास जी 10 से 15 दिन है, आपका मरीज बिल्कुल ख़त्म हो गया है जिगर। तो कोई ऐसे सिम्टम्स जिनसे हम ये पता लगा सकें कि ये हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं, या एक दूसरे से किस तरह से फैलता है, आपस में लगता है या नहीं लगता, इसकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, अर्ली स्टेज के ऊपर ये हेपेटाइटिस के एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास सिम्टम्स होते ही नहीं है। मतलब आपको वायरस हो गया, लिवर में थोड़ी बहुत सोजिश हो रही है, लेकिन यू मे नॉट गेट एनी सिम्टम्स, या कभी कभार बड़े वेग से सिम्टम होते हैं, ऑफ एंड ऑन हल्का फुल्का बुखार हो गया, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, थोड़ी बहुत भूख कम होगी, और ये सिम्टम्स इतने वेग होते हैं कि बाय एंड लार्ज पीपल मिस दैट, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर somebody is concerned और वो अपने टेस्ट कर लेते हैं और उनको पता चल जाए, तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उनको ट्रीट करें, ताकि लिवर को जो डैमेज का प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाए, स्लो डाउन किया जा सके। बाकी देखिए, इन्वेस्टिगेशन का तो बेस्ट टाइम यही है कि इवन अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं तो आप एक दफ़ा अपनी जनरल स्क्रीनिंग कर लें। स्पेशली जो एट रिस्क ग्रुप्स होते हैं उनको चाहिए कि अपनी, फॉर एग्जांपल आजकल मतलब हेपेटाइटिस सी या बी तो अपनी जगह पे, जो फैटी लिवर है, इट इज़ अ न्यू एपिडेमिक ऑफ दिस जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में अगर आप देखें तो हमारी जो सोसाइटी है दैट हैज़ मूव्ड
इन द वेस्ट वे, वेस्टर्नाइजेशन होती जा रही है, दैट मीन्स पीपल आर ईटिंग डिफरेंटली नाउ। जो हमारी पहले ईटिंग हैबिट्स थी वो चेंज हो चुकी हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इट इज़ मोर ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनमें फैटी लिवर इज़ वेरी कॉमन। क्या ये डाइट की वजह से? डाइट एंड unhealthy lifestyle. I mean, there is no, you eat more, you eat in the late hours of the night, you don't burn it out, and slowly you keep piling up fat in your liver. और fatty liver जो है, it is, I would say, just like a hepatitis C. आप fatty liver has the same history कि आपको 10-15 सालों में ये liver damage कर देते हैं. And by just doing an ultrasound scan और liver के जो liver function test कहते हैं, बड़े simple blood test हैं, इन दो चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि आपका liver normal है या उसमें कोई early stage पे problem है. And this is very cheap as well. liver function test और ultrasound को इतने महंगे भी नहीं हैं, easily हर जगह even छोटे शहरों में भी available हैं. तो अगर लिवर की स्क्रीनिंग कोई कर ले LFTs करने से या अल्ट्रासाउंड करने से, तो एटलीस्ट उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका लिवर ठीक है कि नहीं. एंड वंस यू नो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो फिर आप स्पेशलिस्ट एडवाइस ले सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है ना कि जब तक हमें शदीद बीमारी ना हो जाए तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और टेस्ट करवाने को तो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि पता ना चल जाए कि कोई बीमारी है. दैट्स ट्रू. अनफॉर्चुनेटली हम हेल्थ कॉन्शियस एज अ नेशन है नहीं है ना, तो हम उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं करते जब तक यू आर नॉट इन ट्रबल. डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में, और अभी ऑफ कैमरा जिक्र हो रहा था कुछ ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी, उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो जनाब एक वक्फे पे जाएंगे, लौट कर आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे. बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है डॉक्टर साहब से, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. कीप एंजॉयिंग, कीप वॉचिंग BUTV. वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं BUTV, और आज हम बात करें, डॉक्टर फैसल डार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है. हेपेटाइटिस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात हो रही है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है. जनाब वापस जाएंगे डॉक्टर साहब की तरफ. डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम हेपेटाइटिस की तरफ और हेपेटाइटिस के सिम्टम्स के हवाले से. मजीद कुछ बात करेंगे कि आपने कहा जब एक बार लिवर सुकड़ जाता है तो फिर उसके कोई चांसेस, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती, वाहिद हल ट्रांसप्लांट रह जाता है. पाकिस्तान में इस वक्त कितने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में आई थिंक रफली अराउंड 500 ट्रांसप्लांट एक साल में हो रहे हैं. तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है. देखिए, एक पार्ट है कि पाकिस्तान में कितने ट्रांसप्लांट की नीड है. तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एटलीस्ट 8 to 10,000 लिवर ट्रांसप्लांट पर ईयर इज़ द नीड ऑफ द कंट्री. कि ये हेपेटाइटिस या लिवर डिजीज़ के इतने पेशेंट्स हैं कि रफली 8 से 10 हज़ार ट्रांसप्लांट पर ईयर होने चाहिए. डॉक्टर साहब, एक ज़माने में कहा जाता था ये गंदे पानी से हो रहा है, हम पानी नहीं बॉयल करके पीते तो उससे हेपेटाइटिस जाता है. देखिए, उसमें दैट्स ट्रू, लेकिन दैट इज़ ट्रू फॉर हेपेटाइटिस A and E. B और C की जो हमने बात की वो तो खून के ज़रिए फैलते हैं कि आपको खून लग जाए, या कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल ट्रीटमेंट, या आपको जिस तरह ये आपके बार्बर्स हैं वो एक ही उस तरह से शेव कर रहे हैं. तो हेपेटाइटिस B and C का जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो थ्रू ब्लड कंटेमिनेशन है. हेपेटाइटिस A और E इसको हम कहते हैं फीको ओरल रूट, यानी जिसमें गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड सैलड्स हैं, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स हैं. तो ये वाले वायरसेस इस रूट के थ्रू फैलते हैं, हेपेटाइटिस A और E. ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन थैंकफुली बाय एंड लार्ज, जैसे मैंने पहले कहा था कि बड़ी माइल्ड सी इलनेस होती है, यंगस्टर्स में होते हैं क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा खाने बाहर से खाते हैं, हॉस्टल्स में लोग रहते हैं, पानी के इश्यूज होते हैं. तो उसमें हल्का फुल्का बुखार, थोड़ा सा पीला यरकान, जोड़ों में दर्द 5-7 दिन रहता है,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो 98% ऑफ द टाइम तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस ए और ई इतना सवियर होता है कि लिवर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और खुदा न खास्ता वो लिवर फेल हो जाता है। सही। तो बट बाय एंड लार्ज ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और ये जिस तरह आपने कहा गंदे पानी से ये फैल सकते हैं, बट नॉट हेपेटाइटिस बी एंड सी। सही। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कुछ ट्रांसप्लांट के हवाले से। किस लेवल पे जाके जो है वो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है फाइनली, कि अब इसके अलावा कोई हल नहीं है और अब ट्रांसप्लांट ही करना है? देखिए, जब लिवर सिकुड़ जाता है ना ये क्रॉनिक इलनेस की वजह से, उसमें फिर 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। वन इज़ लिवर फेलियर और सेकंड इज़ लिवर कैंसर। ये 2 लिवर सिरोसिस या सिकुड़े हुए लिवर की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जिन लोगों का लिवर सिकुड़ जाता है या फेल होना शुरू होता है, उनको खून की उल्टियाँ आती हैं, काले पखाने आते हैं, टांगें सूज जाती हैं, गनूदगी या बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और टुवर्ड्स द एंड जाके पीला यरकान हो जाता है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सारे सिम्टम्स बार बार आना शुरू हो जाएं, मेडिकेशन से रिजॉल्व ना हो रहे हों, तो हम कहते हैं ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है। सो दीज आर द पेशेंट्स हु नीड्स ट्रांसप्लांट नाउ। जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो जाहिर है ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर भी चाहिए, और आप जो है वो ऑर्गन्स डोनेशन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अवेयरनेस का भी बहुत काम है इस पर। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हम डोनर, किस तरह से, क्या फैमिली में होना ज़रूरी है या कोई भी दुनिया में हमें जो है वो डोनर मिल सकता है? देखिए, मेडिकली तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो डोनेट कर सकता है दूसरे को। तो बाय एंड लार्ज जो ऑर्गन्स हैं वो 2 सोर्सेज से आप कह सकती हैं कि होते हैं। एक है कि कोई ज़िंदा शख्स अपने किसी रिलेटिव को अपना एक ऑर्गन या पार्ट ऑफ द ऑर्गन डोनेट करे, इनको हम कहते हैं लिविंग डोनर्स। सही। दूसरा है डोनेशन आफ्टर डेथ, या जिसको हम कहते हैं कि मौत के बाद अज़ा का अतिया देना। तो जो लिविंग डोनर्स हैं ये ही पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिस है, बिकॉज हमारा फैमिली स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। बच्चे, कज़न्स, बहन भाई अपने एक दूसरे अजीज़ के लिए ऑलवेज हैव द स्पिरिट कि उनकी जान बचाने के लिए लोग अपने आज़ाद देते हैं, और उसी बुनियाद पे पाकिस्तान में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट हो भी रहा है। सही। लेकिन ज़ाहिर है लिविंग डोनर जो है वो जो डोनेट करता है आउट ऑफ इमोशंस, वो एक बड़े ऑपरेशन से गुजरता है, या वो अपना एक गुर्दा डोनेट करता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, या अपना आधा लिवर डोनेट करता है अपने अजीज़ की जान बचाने के लिए, तो उनको खुद एक बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। ऑल्दो डोनर्स नॉर्मली जो देने वाले हैं वो यंग फिट होते हैं, उनकी एक डिटेल मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद इट रिमेन्स अ बिग ऑपरेशन जिसके कुछ ना कुछ पोटेंशियल रिस्क्स हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो चूँकि चॉइस ही नहीं है, तो इसलिए हमें लिविंग डोनर्स के थ्रू ही ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट एक्टिविटी है वो डोनेशन आफ्टर डेथ से होती है। तो इसका आम ज़ुबान में मतलब ये है कि एक ऐसा मरीज़ जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो गया, उसको बड़ी सीरियस किस्म की हेड इंजरी हुई, सही, या एक ऐसा मरीज़ जिसके दिमाग में, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो हो गया, या एक सीरियस किस्म का स्ट्रोक या फालज का अटैक हो गया। ये जब ऐसी सिचुएशन आती है, ये लोग हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट बन के जाते हैं, उनका इलाज होता है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी ब्रेन इंजरी इतनी ज़्यादा हो कि ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं जी ये पेशेंट अब सर्वाइव नहीं कर सकता। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन इंजरी जो ब्रेन डेड हो जाते हैं। तो ब्रेन डेथ इज़ अ साइंटिफिक नेम फॉर डेथ, और उसको टेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। तो जब उनके ब्रेन स्टेम डेथ टेस्ट हो जाते हैं और इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो पेशेंट था ये अब ब्रेन डेड हो चुका है ऑन साइंटिफिक बेसिस, तो चूंकि वो वेंटिलेटर पे होते हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है, तो उनका हार्ट पंप कर रहा है, बॉडी में ब्लड फ्लो जारी है, तो उससे उनका लिवर, उनके किडनीज, उनका इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर उनकी फैमिली से कम्युनिकेट किया जाए और फैमिली इस पूरे प्रोसेस को समझती हो कि उनका जो बिलव्ड वन था उसकी तो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, लेकिन इसी पॉइंट पे उनका ऑपरेशन अगर फैमिली अलाउ करे तो करके आप उनका हार्ट ले सकते हैं, 2 लंग्स ले सकते हैं,
लिवर, 2 किडनीज, इंटेस्टाइन्स, तो एक इंसान जो है वो 8 से 9 ऑर्गन फेलियर्स के जो पेशेंट्स हैं उनको बचा सकता है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसप्लांट जो बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। पूरे अमेरिका में साल में तकरीबन 10,000 तो लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं और पता नहीं 25-30 हज़ार किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, एंड सो इज़ यूरोप एज वेल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो डोनेशन आफ्टर डेथ है दैट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, ऑल्दो वी डू हैव अ लॉ नाउ जिसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं, और 2010 में पाकिस्तान पार्लियामेंट से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो लॉ था वो पास हो चुका है। तो इट इज़ वेरी मच लीगल और वेरी मच एथिकल, बट इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जब तक ड्राइव नहीं होगी, इट हैज़ टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो जितना प्रोसेस है ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और लोग डोनेट करना शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होंगे। हमें एज अ डॉक्टर भी लोगों को एजुकेट करना है, तो इसलिए मेरा ये फोकस रहा है, एंड आई सीरियसली वांट कि एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम ये वाला जो प्रोसेस है ना डोनेशन आफ्टर डेथ ये पाकिस्तान में शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, और ब्रेन डेड बहुत से लोग हमारे बड़े हॉस्पिटल्स के आईसीयूज में होते हैं। लेकिन चूंकि इस पॉइंट के ऊपर लोगों की एजुकेशन नहीं है और कोई सिस्टम बैकग्राउंड में एग्जिस्ट नहीं करता कि हम इन लोगों को ये कम्युनिकेट कर सकें और वो लोग खुश होके ऑर्गन डोनेट कर सकें, दैट सिस्टम नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। सही। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज हैं ये कितने % सक्सेसफुल हैं, या इसमें कोई एज फैक्टर वेरी करता है कि अगर बहुत यंग होगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा या बहुत ओल्ड होगा? आपके क्योंकि मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं। जी बिल्कुल, देखिए सक्सेस जो है ना वो तो इवेंचुअली डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स में, जिसमें पेशेंट की कंडीशन, एज, कोई एग्जिस्टिंग उसको अदरवाइज हार्ट लंग्स की डिजीज़ हैं, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट उनकी कंडीशन कैसी थी, या बाद में कई दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऑपरेशन है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग टेक्निकल एक्सरसाइज। जो मरीज़ हैं ऑपरेशन के टाइम पे कमज़ोर तरीन हालत में होते हैं, ऑपरेशन बड़ा होता है, उसके बाद फिर इन लोगों को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती हैं जिससे इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। बट बाय एंड लार्ज आप लिवर ट्रांसप्लांट में यू एम कि 85 to 90% जो है ना इट शुड बी सक्सेसफुल। जो अच्छा कैंडिडेट है ट्रांसप्लांट के टाइम पे उसमें 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट हो सकता है, और अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत वीक है, तो इट कैन बी मे बी 50-60%। सही। बट ऑन बैलेंस यू कैन से कि इट हैज़ टू बी मोर देन 80%। अच्छा, पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है लेकिन इसकी अभी इतनी ज़्यादा कॉमनली नोन नहीं है शायद। मोस्टली लोग अगर लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं यहाँ पे तो उसको एक तो बहुत मुश्किल इलाज समझा जाता है, और उसके बाद फिर बॉर्डर पार जाया जाता है अक्सर औकात, क्योंकि शायद ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है वो, और यहाँ पे ज़्यादा महंगा है, अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इतनी। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब वैसे पाकिस्तान से बाहर जाना लोग काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन चूँकि इंडिया में या चाइना में लिवर ट्रांसप्लांट बहुत पहले से हो रहा था, पाकिस्तान में तो 2012 में हमने शुरू किया, तो उससे पहले बहुत से लोग चॉइस ही नहीं थी, तो दे हैव टू गो टू इंडिया और चाइना और सम वेस्टर्न कंट्रीज़। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि बहुत कम हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ये जो लिविंग डोनर प्रोग्राम्स हैं इनमें हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर लॉ सिर्फ फैमिली के जो डोनर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हीं में से सेलेक्ट कर सकते हैं डोनर को। सही। अगर किसी फैमिली के पास अपना फैमिली का डोनर नहीं है, या बहुत से लोग एक्चुअली नहीं चाहते कि वह फैमिली का डोनर इस्तेमाल करें, वो चाहते हैं कि हम पैसे दे के किसी को उनका ऑर्गन ले लें, विच इज़ अनएथिकल एंड क्रिमिनल इन पाकिस्तानी लॉ। तो ऐसे बहुत से लोग फिर ये कोशिश करते हैं कि वो इंडिया चले जाएं या चाइना चले जाएं, तो स्टिल देयर इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स जिनके पास अपना डोनर होता नहीं है, या वो बाहर से कोई डोनर लेना चाहते हैं, तो दे डोंट हैव अ चॉइस। उनको पाकिस्तान एक आम फहम ख्याल ये भी है कि अगर हम कुछ डोनेट करेंगे तो शायद हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या हमारा ऑर्गन ख़राब हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो डोनर है, फॉर एग्जांपल एक लिवर का जो डोनर है जो किसी अपने अजीज़ को डोनेट करता है, तो वो अपने लिवर की या राइट साइड डोनेट करता है या लेफ्ट साइड डोनेट करता है, विच इज़ अ बिग ऑपरेशन। मतलब बाय ऑल मीन्स इट इज़ अ बिग ऑपरेशन, और इसमें देयर इज़ अ सर्टेन रिस्क। फॉर एग्जांपल हम
डोनर्स को 0.5% रिस्क ऑफ डेथ बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो 1 in 200 इज़ अ रिस्क। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आई हैव डन अबाउट 1000 लिवर ट्रांसप्लांट इन पाकिस्तान, तो किसी डोनर की डेथ आज तक नहीं हुई। बट यू कैन नॉट से कि जी 100% गारंटी है कि डेथ हो, क्योंकि इट इज़ अ बिग ऑपरेशन। तो 0.5% इज़ अ रिस्क ऑफ डेथ, और 10 to 15% डोनर जो हैं उनमें माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यस, इट इज़ अ रियलिटी, डेथ भी एक रियलिटी है और कॉम्प्लिकेशंस भी एक रियलिटी है। लेकिन बाय एंड लार्ज आप डोनर की सिलेक्शन में इन चीज़ों को जहन में रखते हैं, और डोनर की सेफ्टी जो है वो सबसे पैरामाउंट है। डोनर की सेफ्टी मतलब आप रेसिपिएंट जो पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट होना है वो एक चांस ले रहा है, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल ही विल कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, और डोनर की ज़िंदगी का ये ऑपरेशन करवाने का पर्पस भी ये है। लेकिन आप डोनर को खाम कुर्बान नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई आप एक तो वेल मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, जो समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को, उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर मेडिकली जो एब्सोल्युटली फिट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, और फिर इसमें टेक्निकल चीज़ें भी आप देखते हैं। तो यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक श्योर कि डोनर की जो सेफ्टी है दैट शुड बी ऑफ हाईएस्ट लेवल। सही। डॉक्टर साहब, आपने 1200 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं लिवर ट्रांसप्लांट, उसमें हर उम्र के लोग शामिल रहे। आपका सबसे माइनर जो है वो 4.5 महीने का बच्चा था। ये एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, बच्चों में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर इमोशंस एज वेल। फिर टेक्निकली जितना बच्चा छोटा होता है उसके ऑपरेशन जो है वो उतना डिमांडिंग होता है। इतने छोटे बच्चे के लिए डोनर कैसे मिलता है? डोनर तो एडल्ट्स ही होते हैं, जो पेरेंट्स हैं या अंकल आंट्स हैं, वो अपने लिवर का एक जो छोटा पार्ट होता है रफली 15 to 20% ऑफ लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोर्शन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। सही। तो बच्चों में ट्रांसप्लांट एडल्ट से ही आता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो डोनेट कर नहीं सकते, और बल्कि पाकिस्तानी लॉ में 18 साल से जो छोटे हैं दे आर कंसिडर्ड एन माइनर, दे कैन नॉट डोनेट, इट हैज़ टू बी एडल्ट। तो वो फिर आप लिवर का एक छोटा पोर्शन ले सकते हैं, या उसमें भी फिर फर्दर टेक्निकल एडवांसेस होती हैं कि कई दफ़ा एडल्ट का जो छोटा सा पोर्शन है वो एक 4 माह के बच्चे के लिए वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा। उसकी बैली में फिट ही नहीं होता, तो उसमें फिर आप फर्दर उसकी रिडक्शन करते हैं, वो इतने साइज़ का उसको बनाते हैं कि उसकी बैली में एक छोटा सा पोर्शन जो है लिवर का फिट इन हो जाए। तो इतना छोटा बच्चा जो है वो उसको डिजीज़ कैसे होता है, वो कैरी कैसे करता है? देखिए, बच्चों में ज़्यादातर जो इतने छोटे बच्चों में जो लिवर फेलियर होता है वो बेसिकली कोई ना कोई जेनेटिक इलनेस उनको होती है वाइल दे आर इन बाय बर्थ कैरी करते हैं, और बाय द टाइम दे आर बॉर्न देयर लिवर इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड। तो पहले कुछ अर्सा 1, 2, 4 माह तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, प्लस मेडिकल थेरेपी करके आप ये कोशिश करते हैं कि शायद ये लिवर रेस्क्यू हो जाए। लेकिन अगर लिवर बिल्कुल फेल हो रहा हो तो फिर बच्चा हेल्थी नहीं होता, वो बिल्कुल थ्राइव ही नहीं करता, उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क कि उसकी बच्चा माँ से कैरी कर सकता है लिवर डिजीज़? देखिए, जो ये जेनेटिक डिजीज़ है ना, कुछ तो फैमिली के जीन्स में रन करती हैं। फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं, चूँकि हमारे फैमिली मैरिजेस भी काफ़ी होती हैं, तो कुछ माइनर इलनेसेस होती हैं कि मदर और फादर दोनों में माइनर जीन्स थे, लेकिन वो दोनों से जब मिले तो बच्चे में वो मेजर फॉर्म ऑफ द डिजीज़ होगी। तो कुछ ऐसी हैं जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली कि माँ को अगर लिवर ख़राब हुआ है, कोई बीमारी है, तो वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाए। सही। या ये सिंध में हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बड़ी यंग एज में बहुत कॉमन है। तो जो चाइल्ड बेयरिंग एज की यंग विमेन हैं, जब उनकी शादी और बच्चे होते हैं तो दे कैन ट्रांसमिट हेपेटाइटिस बी, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ का और बच्चे का खून मिक्स हो रहा होता है, और हेपेटाइटिस बी चूँकि उसमें ब्लड में है तो वो बच्चे में भी आ जाए। तो इसलिए आप सिंध में हेपेटाइटिस बी अभी भी काफ़ी कॉमन है, और आप देखते हैं कि बड़े यंग बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, हेपेटाइटिस बी की वजह से उनका लिवर डैमेज हुआ है। पाकिस्तान के इस वक्त किस हिस्से में हम सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के केसेस देखते हैं, या लिवर ट्रांसप्लांट के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ से आते हैं? देखिए, ये तो ऑल ओवर है, मतलब ना ये तो मैं इस तरह नहीं बता सकता कि किस हिस्से में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो स्टडी जिसका शुरू में मैंने आपको रेफरेंस दिया था, पाकिस्तान मेडिकल एंड रिसर्च काउंसिल की स्टडी जो थी, इसमें पंजाब में जिस तरह ये गुजरांवाला के अराउंड, हाफजाबाद, वज़ीराबाद, इवन फैसलाबाद के अराउंड, यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वाज
वेरी कॉमन, मतलब मैंने आपको ये 5% ओवरऑल फिगर दिया था ना अक्रॉस द पॉपुलेशन, लेकिन अब जब आप इंडिविजुअल एरियाज में देखते हैं तो यहाँ पे 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड। इसी तरह हेपेटाइटिस बी जो है ये सिंध के जो इलाके हैं, जिस तरह ये रोड़ी है, सखर का एरिया है, लाड़काना के अराउंड गोटकी, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो है स्टिल वेरी कॉमन। और मैं कभी कभार वहाँ पे जाता हूँ तो एक्चुअली एक फैमिली के 4-4, 5-5 लोग आते हैं, सबको हेपेटाइटिस तो बी हमारे पास क्या वहाँ पे सरकारी सतह पे कोई इलाज मौजूद है? देखिए, अगर हेपेटाइटिस जैसे मैंने शुरू में कहा था अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइज कर लें तो फिर तो दवाइयों से इलाज मुमकिन है ना। और पंजाब गवर्नमेंट भी, इवन सिंध गवर्नमेंट भी किसी स्टेज पे मुझे याद है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे हेपेटाइटिस की दवाइयाँ लोगों के लिए फ्री मिलती थी। लेकिन गवर्नमेंट का ये होता है कि कभी 6 महीने दवाई मिली, फिर बीच में 2-3 महीने ब्रेक आ गई, फिर ना मिली। और पेशेंट्स भी ऐसे हैं, वो दवाई लेते हैं, अगर मिले तो खाते हैं वरना छोड़ देते हैं। लेकिन देयर हैज़ बीन रेस्क्यू प्लान्स फ्रॉम द गवर्नमेंट काफ़ी सालों से। इवन ये जब इंटरफेरॉन्स लगते होते थे तो उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर का वायरल हेपेटाइटिस एरेडिकेशन प्रोग्राम था, उसके थ्रू भी काफ़ी सारे लोगों को सिंध, पंजाब, केपी में मिलते रही थी ट्रीटमेंट में। ऐसे ही डॉक्टर साहब, अवेयरनेस पे आप बहुत काम करते हैं, कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो जाते जाते आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें कि जिससे हम बच सकें इस बीमारी से? देखिए, मेरे सबसे पहले तो जो बड़े शहर और पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए मैसेज है अबाउट फैटी लिवर, क्योंकि इसके बारे में मैं बड़ा सेंसिटाइज्ड हूँ। ये एक नई एपिडेमिक है। इंग्लैंड, अमेरिका में तो ये कॉमन है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कि लोग ओवरवेट होते हैं, उसकी वजह से उनके लिवर में, पैनक्रियाज में फैटी लिवर, फैटी पैनक्रियाज, फिर उनको शुगर होती है और फिर उस वजह से उनका लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक्स। तो ये आप समझें कि 10 से 15 साल का एक पैकेज है, डिजास्टर प्लान है ये। और ये मेजॉरिटी ओवरवेट होना और जंक फूड खाना, तो चूंकि अब हम भी पाकिस्तान में जंक फूड बड़े शौक से खाते हैं, होती तो मज़ेदार है क्योंकि सब अच्छी लगती है, तो मेरा ख्याल है ये पढ़े लिखे और यंगस्टर लोगों के लिए तो ये मैसेज है कि प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर आप फ्यूचर में हेल्थी रहना चाहते हैं, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना वेट अच्छा रखें, अपना खाना कम खाएं, हेल्थी खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और साल में एक आधी दफ़ा ये छोटे मोटे अपने टेस्ट, शुगर का, एक पेट का अल्ट्रासाउंड, LFTs, ब्लड प्रेशर चेक करवाना, ये एक जनरल सी स्क्रीनिंग कर लें। दैट इज़ द टाइम। अगर इस स्टेज पे आप में ज़रा सा भी प्रॉब्लम है, ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो सकता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यंगस्टर्स को बिटवीन 20 and 40s, बहुत कॉमन है फैटी लिवर, फैटी पैनक्रियाज, डायबिटीज़, और ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। तो प्लीज़ आपके लिए जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी हो चुका है उनको तो इलाज ही करना चाहिए, क्योंकि उसको आप दवाई से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी इससे बचना इसी तरह ही है कि जिस तरह ये छोटे शहरों में लोग नाई से बाल कटवाते हैं, शेव कराते हैं, दैट इज़ द सोर्स। वो दाइयाँ जो घर में जाके डिलीवर करती हैं, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह ये रोड साइड पे डेंटिस्ट बैठे होते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज नहीं करते। या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो मरीजों को इंजेक्शन लगाते हैं और एक ही नीडल से बार बार, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी है आपने कि नाई से बाल कटवाने हैं तो उस तरह अपना लेके जाएं साथ। दंदान साज के पास जाना है तो ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएं वेयर यू मेक श्योर कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन हैं। इसी तरह ये छोटे शहरों में जो बच्चियां जो हैं कान और नाक छिदवाती हैं, वो भी यू हैव टू मेक श्योर कि क्योंकि वो एक ही नीडल अगर मुख्तलिफ लोगों को लग रही है, तो ये हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। और अगर किसी को डायग्नोज हो जाए, ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका इलाज है दवाई। तीसरा पार्ट है ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसको हम A और E कहते हैं, जो कंटामिनेटेड खाने से, गंदे पानी से फैलता है। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं और आपको लगता है कि आपका पानी साफ़ नहीं है, द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ कि आप उस पानी को बॉयल करें और बॉयल करके ठंडा कर लें। बिल्कुल, बॉयल करके आप पानी के अंदर हर तरह का जरासीम ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक ये बड़े शहरों के लिए भी है, आसान तरीका, आसान है, आई थिंक इट्स चीप एज वेल और सबसे सेफ है। बिल्कुल। और इससे आप हेपेटाइटिस A और E से जो है बच सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर करते रहे तो फिर आपको मेरे जैसे डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास लोग उसी वक्त आते हैं जब उनका लिवर फेल होता है, उनको
लिवर में कैंसर बन जाता है या पैनक्रियाज में कैंसर बन जाता है। ये सारी ख़तरनाक बीमारियां हैं, इनके इलाज मुश्किल हैं, लंबे हैं, महंगे हैं और कॉम्प्लिकेटेड है, और कामयाबी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा उस तरह 100% नहीं है। बिल्कुल। तो ये अर्ली टाइम पे अगर आप स्क्रीनिंग अपनी कर लें, एहतियात करें, तो आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पैनक्रियाज हमेशा हेल्थी रहेगा और आप ये जो एंड स्पेक्ट्रम है उसकी तरफ नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। एक पेंडेमिक से हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं, अगर कोई लिवर पेशेंट जो है वो कोरोना का जर्म्स कैरी करता है तो उसमें क्या चांसेस है? देखिए, कोरोना जो है ना, अभी तो द ओवरऑल मेडिकल कम्युनिटी जो है वो स्टिल इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कोरोना क्या क्या और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डैमेज करता है। लेकिन आपका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि लिवर के पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी लिवर डिजीज़ है, उन पे कोरोना का अटैक जो है उनके लिवर को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इतना तो साइंटिफिक डेटा हमारे सामने आ चुका है कि वो लोग जिनका लिवर सिकुड़ चुका है या उनका लिवर फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, उनको कोरोना हो तो लिवर फंक्शन का जो डैमेज है वो सीरियस हो सकता है। तो कोरोना के लिए भी कोई भी स्पेसिफिक दवाई नहीं है। तो जैसे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी एहतियात करनी चाहिए, तो लिवर के मरीज़ों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उनका लिवर अभी सिकुड़ा हुआ ज़रूर है लेकिन उसका फंक्शन स्टेबल है, वो बहुत से साल इसी तरह गुजार जाएं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोरोना हुआ और वो लिवर फंक्शन सडनली डिटीरिएट कर गया तो लिवर फेल भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की हालत में कोई ना उसकी कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट हो सकती है, इवन ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। अगर पेशेंट को कोरोना हो गया है तो वी कैन नॉट डू अ ट्रांसप्लांट, क्योंकि आउटकम बहुत पुअर हो सकता है। और कोरोना से रिलेटेड तो मैसेज देखें सिंपल फॉर्म में, आपने सोशल डिस्टेंसिंग, आप 6 फुट के फासले से बात करें, बड़ा इजीली बंदा कर सकता है और एक्चुअली बड़ा सोशली कंफर्टेबल भी है कि आप इतने फासले में से बात करें। दूसरी बात यह है कि जब आप बाहर जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे, प्लीज़ वेयर अ मास्क। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने हाथ जो हैं ऑन एन एवरेज 2-1 घंटे बाद ज़रूर धो लिया करें 20 सेकेंड्स तक सोप के साथ, या अगर आप सैनिटाइज़र से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो जब भी आप कहीं बाहर अननोन जगहों को टच करें, वो सर्फेसिस भी हो सकती हैं, तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें। हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग और रिच कल्चर रहा है, एक दूसरे को मीट एंड ग्रीट करते हुए हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं या माथा चूमते हैं। मेरा ख्याल है ये टाइम्स ऐसे हैं कि हमें ये वाली चीज़ अपनी चेंज करनी चाहिए, हमें अडॉप्ट करना है ये नया लाइफस्टाइल जो है, जब तक कोरोना कम्प्लीटली ह्यूमैनिटी से एरेडिकेट नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आप तशरीफ़ लाए। जनाब, हम बात कर रहे थे डॉक्टर फैसल डार से, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में वो मौजूद थे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा बातें आज हमें भी पता चली और उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। देखते रहें BU TV, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी दोबारा आपसे एक नए मेहमान के साथ इसी स्टूडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।